हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। थर्ड क्लास वाले अपनी एसएस की बुक निकालें और लेसन 4 पढ़ेंगे आप। लेसन 4 में दे रखा भारत, भूमि और जलवायु। जो भारत है इसकी भूमि के बारे में बताया गया है और इसकी जलवायु के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे किस प्रकार की भूमि पाई जाती है और यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होती है। अब देखो इसमें आगे बच्चों, आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ समस्त विश्व की जनसंख्या का लगभग 1/6 1/6 भाग रहता है। जो भारत देश है ये हमारा संसार में 7वें स्थान पर है बड़े देशों के नाम पर। और इसकी जो जनसंख्या है वो जितनी संसार के अंदर पूरी जनसंख्या उसका 1/6 पार्ट इसी अपने देश भारत में ही रहती है। लगभग 1 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या वाले देश भारत की भूसंरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। जो हमारा देश भारत है इसमें की भूमि में बहुत ही विविधता, बहुत ही अनेक प्रकार की यहाँ पे भूमि है। अब जैसे भारत के भौतिक क्षेत्र, जो भारत है उसका भौतिक क्षेत्र क्या है। देखो भारत के मानचित्र को देखिए, उत्तर की ओर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला को हिमालय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। तो हमारा है हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। इस पर्वत श्रृंखला को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर अधिकांश चोटियां बहुत ऊंची हैं और वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में मैदानी क्षेत्र एवं रेगिस्तान क्षेत्र भी पाए जाते हैं। भारत का बहुत बड़ा भाग पठारी है। आइए इस क्षेत्र के विषय में विस्तार से पढ़े। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी सभी चोटियां जो बहुत ऊंची हैं और हमेशा वो बर्फ से ही ढकी रहती हैं। और इसमें एक है पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र ये पहले हमने बताया हिमालय पर्वत है, फिर इसके बाद है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र बच्चों, क्या आपने कभी हिमालय की बर्फ की ढकी चोटियां देखी हैं? वे बहुत सुंदर दिखती हैं। बहुत से विदेशी पर्यटक हिमालय की सुंदरता देखने आते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ये जो है ये सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई है लगभग 8848 मीटर। इतनी ऊंची है ये। और इसके अंदर देखो अभी आगे, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन को भारत की सबसे ऊंची चोटी होने का स्थान प्राप्त है, किंतु विवादग्रस्त स्थल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इसके स्थित होने के कारण यह गौरव कंचनजंगा को प्राप्त है। हिमालय हमारे देश के उत्तर में एक विशाल दीवार बनाता है। बहुत सी बड़ी नदियां जैसे गंगा है, यमुना है, सिंधु है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि हिमालय से निकलते हैं। ये नदियां पिघली हुई बर्फ से जल लेती। जो नदियां हिमालय पर्वत से निकली हुई है, जो बताया अब ये जैसे गंगा है, यमुना है, सिंधु है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, ये बर्फ से जो बर्फ है वो पिघलती है, उससे ही पानी लेती हैं। पिघली हुई बर्फ का पानी इनमें आता है। बच्चों, आप कभी गर्मियों के मौसम में किसी पर्वत स्थल पर ठंडी हवा का आनंद लेने गए हैं? हिमालय की पर्वत श्रृंखला में बहुत से सुंदर पर्वत स्थल है। अब जो हिमालय पर्वत है उसके अंदर बहुत ही देखने योग्य स्थान है, घूमने योग्य स्थान है, जैसे मैसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, मनाली, शिमला आदि। गर्मी में बहुत से लोग मैदानों में इन पर्वत स्थलों पर जाते हैं। अब आगे जैसे शिमला दिखा रखा है, इसके अंदर हिमालय का निचला भाग घने वनों से ढका हुआ है। इन वनों में मूल्यवान इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। हिमालय में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से हमें बहुत सी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त हो। जो हिमालय पर्वत है उससे हमें इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं और बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं, जो देसी जड़ी बूटियाँ होती है वो।
तो बच्चों आपने देखा कि हिमालय हमारे लिए कितना उपयोगी है। इस हिमालय पर्वत के अतिरिक्त हमारे देश के विभिन्न भागों में बहुत सी पहाड़ियाँ भी हैं। उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा दिल्ली के मध्य आप अरावली पहाड़ियाँ देख सकते हैं। माउंट आबू इन पहाड़ियों का एक प्रसिद्ध पर्वत स्थल है। सतपुड़ा, विंध्या तथा महादर पहाड़ियाँ मध्य भाग की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व में मुख्य पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया है। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। जो पहाड़ियाँ बताई गई ये इसमें है। आपने कभी ऊटी का नाम सुना है? यह दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल है। इसके बाद आप मैदानी क्षेत्र। जो मैदानी क्षेत्र क्या होता है? हिमालय के दक्षिण में एक विशाल समतल भूमि है जिसे विशाल उत्तरी मैदान कहते हैं, जिसको क्या कह देते हैं? विशाल उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। नदियां बहती हुई हिमालय से नीचे उतरती हैं और इस मैदान में अपने साथ बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी जमा कर देती हैं। इन मैदानों को सिंधु गंगा मैदान भी कहते हैं। ये मैदान सिंधु गंगा और तथा उसकी उपनदियों से निर्मित हुए हैं। बच्चों भारत के मानचित्र में देखिए आप पाएंगे कि इसका दक्षिणी तथा भाग त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार होता है तीन, जिसके अंदर तीन कोण हो, जैसे ट्राइंगल होती है, इस प्रकार का है। ये तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। इस प्रकार की भूमि को प्रायद्वीप कहते हैं। ये तीनों समुद्र कन्याकुमारी मिलते हैं, जो भारत के मुख्य भूभाग का अंतिम दक्षिणी छोर है। पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश भाग एक पठार है, जिसे दक्षिण का पठार कह देते हैं। जिसको क्या कह देते हैं? दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। पठार मैदानों से ऊंचाई पर स्थित एक लगभग समतल भूभाग होता है। यह पहाड़ियों एवं पर्वतों से घिरा है। समुद्र के साथ साथ संकरित तटीय मैदान है। इन तटीय मैदानों की स्थिति ऊपर दिए गए मानचित्र में देखिए। दक्षिण का पठार खनिज जो समृद्ध होता है और उबड़ खाबड़ है, और वहाँ की जो जमीन है वो सख्त और पथरीली होती है। अब इसके आगे दे रखे हैं दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है। जो दक्षिण भारत है उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा तथा ताप्ती। इनमें से अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। नर्मदा एवं ताप्ती केवल ऐसी है नदियाँ हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं। हिमालय की नदियों से विपरीत ये नदियाँ मुख्य रूप से वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। अब आगे है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में देखो, जहाँ ये भारत की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र एक बहुत बड़ा भाग रेत से ढका हुआ है, जहाँ पानी नामात्र को है, ऐसा क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। जिस स्थान पर पानी ना के बराबर हो उसको कहते हैं मरुस्थल। उसको मरुस्थल कह देते हैं। मरुस्थल कहते हैं उसको। भारतीय रेगिस्तान थार का मरुस्थल कहलाता है। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग इसी रेगिस्तान में घिरा हुआ है। बच्चों आपने ऊंट अवश्य देखे होंगे। रेगिस्तान में रहने वाले अधिकांश लोग ऊंटों को पालते हैं। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। यह आप आसानी से रेत पर चल सकता है और कई दिनों तक बिना पानी पिए ही जीवित रह सकता है। अब आगे द्वीप समूह। भारत के मुख्य भाग से दूर समुद्र में 2 द्वीप समूह भी हैं। ये भी भारतीय संघ के हिस्से हैं। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है। अब आगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में भी जिस प्रकार भूमि में विभिन्नता पाई जाती है, वहाँ इसी प्रकार इसमें भी जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है। कहीं भी ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं भी ज़्यादा ठंड होती है। देखो, कुछ क्षेत्र जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अधिक वर्षा होती है। मौसिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के लगभग पूरे थार मरुस्थल रेगिस्तान में बहुत कम और कभी कभी ही बिल्कुल या कभी तो बिल्कुल ही बरसात नहीं होती। ये तो था आपका पाठ। आप इसको ध्यान से फिर पढ़ लें एक बार। और अब इसके आप ब्लैंक्स लिख लें। ब्लैंक्स लिखवा देते हैं अभी।
देखो रिक्त स्थान भरो। इसमें नंबर 1 आपका भारत में उत्तर की ओर विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय है। हिमालय है, हिमालय के नीचे अंडरलाइन कर देना, ये इसका ब्लैंक्स है। नंबर 2 है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और नंबर 3 आपका भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 है। नंबर 4 है उत्तरी मैदान उपजाऊ मिट्टी से बना है। उपजाऊ मिट्टी से बना है। और नंबर 5 है इसमें भारत के दक्षिण में 3 समुद्र मिलते हैं। और नंबर 6 इसमें दक्षिण का पठार खनिजों से संपन्न है, या खनिजों से बहुत समृद्ध है। और नंबर 7 है इसमें भारत के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल कहते हैं। और नंबर 8 है आपका अरब सागर में स्थित
द्वीप समूह, द्वीप समूह लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह कहलाते हैं। कहलाता है। आज के लिए थर्ड क्लास में इतना ही है, इनको लिखना और याद कर लेना।